हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुलेन बेयर। मैं किशोर चंद्रा एक बार फिर से सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और एक्साइटिंग वीडियो लेके हाजिर हूं। बात करेंगे आज इंडसइंड बैंक के बारे में, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ दोस्तों ने इस कंपनी के ऊपर में कंप्लीट वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। और जिस तरीके से इंडसइंड बैंक ने 14 रुपए से लेकर 2000 तक का सफर तय किया और फिर 2000 रुपए से लेकर 235 का डाउनफॉल देखा, तो ये अपने आप में एक दिलचस्प घटनाक्रम नजर आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक के करंट सिचुएशन पे चर्चा करेंगे, बैंक की प्रोफाइल और मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, बैंक की प्राइस हिस्ट्री को देखेंगे कि बीते समय में बैंक के प्राइस में किस प्रकार की मूवमेंट रही, और इसके रिटर्न हिस्ट्री को जानेंगे कि बैंक ने बीते समय में इन्वेस्टर को किस प्रकार से रिटर्न बना के दिए हैं। और अगर आप इंडसइंड बैंक में फ्रेश बाई करना चाहते हैं इन लेवल पे, तो इसके सही लेवल को भी फाइंड आउट करेंगे और एक्सपर्ट इस विषय में क्या राय रखते हैं, एक्सपर्ट की राय को भी जानेंगे। साथ ही बात करेंगे इंडसइंड बैंक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, और लेटेस्ट क्वार्टर के इसके रिजल्ट को भी देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो इसके बदलाव हुए हैं इस क्वार्टर में, इस बदलावों को भी देखेंगे। और अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं, आप इंट्राडे प्ले करते हैं इंडसइंड बैंक में, तो आने वाले वीक में आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। तो दोस्तों, वापस आते हैं इंडसइंड बैंक के डिस्कशन पे, और सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोफाइल और मैनेजमेंट के बारे में। तो इंडसइंड बैंक लिमिटेड इज एन इंडियन न्यू जनरेशन बैंक इन पुणे, established in 1994. The bank offer commercial, transactional and electronic banking product and services. इंडसइंड बैंक इज द फर्स्ट अमंग द न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंकिंग इन इंडिया। तो दोस्तों, इंडसइंड बैंक न्यू जनरेशन बैंक है, 1994 में स्टैब्लिश्ड है। इंडसइंड बैंक कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करता है। इंडसइंड बैंक भारत का पहला न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक है। टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो रोमेश सोपती कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रूपा सतीश कंपनी के कंट्री हेड हैं। एसपी पार्थसारथी कंपनी के कंज्यूमर फाइनेंस के हेड हैं। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 35,618.08 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। 52 वीक के हाई की बात करें तो 1596 रुपए 35 पैसे 52 वीक का हाई प्राइस है। और 52 वीक का लो प्राइस की बात करते हैं तो 235 रुपए 60 पैसे 52 वीक का लो प्राइस है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए की है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 49.69 है। पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 10.34 है। पीबी यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 1.03 है। और आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 9.93 है। तो अब चार्ट पे इसके करंट सिचुएशन को देखते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में है, ये न ऊपर को जाता है और ये न ही नीचे की तरफ आता है। 24 मार्च को 235 का लो बनाने के बाद से ही 10 जून तक इसमें काफी उठापटक रही, लेकिन 10 जून के बाद से ही ऐसा लग रहा है जैसे स्टॉक सो गया है। इन्वेस्टर और ट्रेडर को ये बोर कर रहा है। जब भी इसमें मूवमेंट आएगी, काफी तेजी से इसमें मूवमेंट आएगी, चाहे वो अपसाइड में हो या फिर डाउन साइड में हो। पिछले 2.5 महीने से अगर आप देखें तो 560-70 पे जाता है, यहाँ पे इस पे सेलिंग प्रेशर आ जाती है और फिर ये नीचे की तरफ आ जाता है। और जैसे ही 470-80 की तरफ आता है, यहाँ पे फिर इसमें बाइंग आ जाती है, यहाँ पे ये सपोर्ट ले लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें अपसाइड रैली देखनी है तो 570 के लेवल को इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक करना होगा, और 570 के लेवल के ऊपर इसको अच्छा खासा 3-4 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे सस्टेन भी करना होगा। तो तभी हम माना जा सकता है कि स्टॉक 600 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर हम गिरावट की बात करें तो 470 का लेवल ब्रेक डाउन होते ही इसमें गिरावट आ सकती है। तो यह कहा जा सकता है कि 570 इसका रेजिस्टेंस का जोन है और 470 इसका सपोर्ट का जोन है। अगर 470 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो फिर इसको सपोर्ट 400 के ऊपर में मिल सकता है। अब आगे बढ़कर बात करते हैं इसके रिटर्न हिस्ट्री की और जानते हैं कि बीते समय में इन्वेस्टर को इसने किस प्रकार से रिटर्न बना के दिए हैं। तो दोस्तों, अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो ये 1879.99% के रिटर्न बना के दे चुका है। 5 साल की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है, -40.67% के नेगेटिव रिटर्न है। 1 साल की भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी नेगेटिव रिटर्न है, 60.81% के नेगेटिव रिटर्न है। 1 महीने में भी यहाँ पे मामूली से पॉजिटिव रिटर्न है, 0.20% के पॉजिटिव रिटर्न है। और 1 वीक की बात करते हैं तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रिटर्न है, मामूली से 0.85% के पॉजिटिव रिटर्न है। तो दोस्तों, अगर आप इंडसइंड बैंक में यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एनालिस्ट इसमें क्या राय रखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टिकटेड.इन पे 48 एनालिस्ट की यहाँ पे पोल है और 63% एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में बाय किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें तो इसके 5 में से 4 पैरामीटर ग्रीन सिग्नल देते हैं। इंटेंसिक वैल्यू का यहाँ पे ओके का सिग्नल है, करंट प्राइस इज लेस इन द इंटेंसिक वैल्यू, रिटर्न वर्सेज एफडी रेट, स्टॉक एफडी से ज्यादा रिटर्न देने में सक्षम है, डिविडेंड रिटर्न ऑफर अच्छा नहीं करता है बैंक, एंट्री पॉइंट भी यहाँ पे ओके बताया जा रहा है, नो रेड फ्लैग का सिग्नल भी यहाँ पे ओके की बताया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की माने और एनालिस्ट की यहाँ पे माने तो यहाँ पे स्टॉक में बाय किया जा सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट की। तो जून क्वार्टर के रिजल्ट में इसने नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। मार्च क्वार्टर से अगर हम तुलना करें, जून क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया गया था
7161.73 करोड़ का, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 460.64 करोड़ का। मार्च क्वार्टर की हम बात करें तो मार्च क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू जनरेट किया गया था 7386.57 करोड़ का, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 301.84 करोड़ का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में इसका अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें तो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया गया था 28,782.83 करोड़ का, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 4,417.91 करोड़ का। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में इसने जो रिजल्ट पब्लिश किए हैं वो बेहतरीन रिजल्ट पब्लिश किए हैं। अब एक नजर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डालते हैं तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 14.65% की है और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 85.35% की है। पब्लिक होल्डिंग को डिटेल में देखें तो एफआईज के पास में यहाँ पे 52.07% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास में यहाँ पे 12.01% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास में यहाँ पे 1.94% की होल्डिंग है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में यहाँ पे 18.55% की होल्डिंग है। तो अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी जो शेयर होल्डिंग है यहाँ पे एफआईज के पास में है, 52.07% की होल्डिंग यहाँ पे एफआईज के पास में है। और इस क्वार्टर में अगर चेंज की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग में यहाँ पे इजाफा हुआ है 0.31% का, प्रमोटर ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है। एफआईज ने होल्डिंग को यहाँ पे 1.51% डिक्रीज किया है, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है 0.20% का, इंश्योरेंस कंपनीज ने होल्डिंग को यहाँ पे डिक्रीज किया है 0.98% का, अदर्स जीआईज ने भी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है 0.01% का और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है 1.97% का। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई खास बदलाव इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। और अगर हम पॉजिटिवनेस की बात करें तो प्रमोटर ने जो यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है एक इसमें अच्छी बात बताई जा सकती है और म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन इसमें जरूर नजर आता है। तो दोस्तों अब इसकी प्राइस हिस्ट्री को देखते हैं तो जो 2003 में 14 रुपए के आसपास में स्टॉक ट्रेड कर रहा था और अगस्त 2007 तक स्टॉक इसी रेंज में रहा। अगस्त 2007 में इसमें हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली और स्टॉक नवंबर 2007 में 130 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन यहां से इसमें गिरावट आनी शुरू होती है और जनवरी 2009 में स्टॉक लो बनाता है 21 रुपए का, फिर यहां से इसमें तेजी देखने को मिलती है और फिर दिसंबर 2010 में स्टॉक हाई बनाता है 295 रुपए का। इसके बाद में फिर मई 2013 में इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाता है 518 रुपए का, फिर इस हाई को भी ब्रेक करता है, फिर 15 अगस्त 2015 में फिर नया हाई बनाता है 885 रुपए का, फिर इसको भी ब्रेक करता है। अगस्त 2018 में ऑल टाइम हाई बनाता है 2037 का, फिर इसमें से यहाँ से लगातार गिरावट देखने को मिलती है और कोविड-19 के पैनिक में ये 235 तक फिसल जाता है। और अगर हम आज की बात करें तो स्टॉक आज की डेट में 513-14 रुपए के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्राइस हिस्ट्री में इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग का अगर इसका मूवमेंट देखें तो अक्टूबर 2008 से अगर आप इसमें मार्च 2009 से देखें और 2009 से लगातार 10 सालों तक इसमें लगातार तेजी बनी रही, लेकिन बीते हुए जो 2 साल हैं पीछे के इसमें अच्छी खासी गिरावट इसमें देखने को मिली है। तो दोस्तों वो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आने वाले हफ्ते में आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले इसका जो फ्राइडे का प्राइस बिहेवियर है उसको देखते हैं। तो फ्राइडे को इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 513 रुपए 65 पैसे की थी, ओपन हुआ था ये 517 रुपए के ऊपर में, यानी कि गैप अप ओपनिंग इसमें हुई थी। हाई बनाया था इसने 521 रुपए 25 पैसे का, लो बनाया इसने 512 रुपए 60 पैसे का और आखिर में हल्की गिरावट के साथ में बंद हुआ 513 रुपए 55 पैसे के ऊपर में। अब बात करते हैं आपको इस हफ्ते में कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में इसका पहला टारगेट 527 का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 536 का हो सकता है और तीसरा टारगेट इसका 545 का हो सकता है। और अगर मार्केट में गिरावट रहती है तो इसमें भी गिरावट देखी जा सकती है और डाउन साइड में जो इसका पहला टारगेट होगा वो 502 रुपए का होगा, दूसरा टारगेट इसका 495 का होगा और तीसरा टारगेट इसका 485 का होगा। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान पे रख के आप इंट्राडे प्ले कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि डेटा आपको पसंद आया होगा, डेटा आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।